हरिप्रसाद चौरसिया जी तो हिंदुस्तान के बेस्ट फ्लॉटिस्ट माने जाते हैं इन दिनों, और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका नाम कम नहीं। वो कहा करते थे, एक तूफान था वो, लेकिन उसे एक वरदान हासिल था। गुलजार साहब कहा करते थे कि जिंदगी ठूंस कर भरी हुई थी उसमें। देखिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, जिंदगी ठूंस कर भरी हुई थी उसमें। अनिल विश्वास साहब तो भीष्म पितामह थे संगीत की दुनिया के, बाकमाल म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के। उन्होंने कहा कि हमारे दौर का ये आखिरी म्यूजिक डायरेक्टर होगा, इसके बाद हमारा दौर खत्म हो जाएगा। सलील दा कहा करते थे, सुपर। सलील चौधरी साहब स्प्लेंडेड, जीनियस, और गुरु ही मानते थे सलील दा को वो। आज 55 बरस की उम्र में 1994 में दुनिया से रुखसत हो गए थे पंचम। पंचम यानी राहुल देव बर्मन। राहुल देव बर्मन यानी संगीत जगत का वो सितारा जिसने आकर हिंदुस्तानी फिल्म संगीत का रंग ही बदल दिया। इससे पहले और इसके बाद कभी इस मयार का, इस रंग का संगीतकार फिर कभी नहीं आया। 27 जून 1939 को सचिन देव बर्मन साहब, जो कि ऑलरेडी इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, और मीरा देव बर्मन जो कि उनकी पत्नी थी सचिन दा की, उनके घर ये नन्हा सा गोल मटोल सा बच्चा आया था। खूब खुशियां मनाई गई थी क्योंकि शाही घराने से थे सचिन दा बर्मन। बहुत खुशियां मनाई गई और बचपन से ही देखा गया कि ये गोल मटोल सा बचला जो है वो ये तबले पे बड़ा हाथ जमाता है। छोटा सा ही था अभी वो। पंचम पंचम पे लोगों ने पूछा कि दादा ये पंचम नाम का क्या मतलब हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये जो 7 सुर हैं इसमें पंचम बहुत खूबसूरत सुर है, और ये रोता भी इस तरीके से है जैसे ये इस सुर में खास तौर से रो रहा हो, तो इसका नाम पंचम है। वैसे राहुल देव बर्मन छोटा सा पंचम जो है वो सुनता रहता था। और सचिन देव बर्मन साहब हिंदुस्तान के उन संगीतकारों में से एक हैं जिन्होंने कभी कोई वक्त से समझौता नहीं किया और ना फिल्मी दुनिया से समझौता किया। चलते चले गए, अपना संगीत देते चले गए, और एक मयार उनका हमेशा बना रहा। एक मचान पे वो हमेशा रहे, उनकी पहचान हमेशा बनी रही। उम्र भी 9-10 बरस की होगी इस बच्चे की, तो बैठा है और गुनगुना रहा है। 9-10 बरस का बच्चा, ला 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 ला। बर्मन दादा ने सुना, रे कितना संगीतमय है ये बच्चा, कितना संगीत है इसमें। और वो धुन ऐसे ही करते करते वो गा रहा है जैसे एक छोटा सा बच्चा गाता रहता है। और बर्मन दादा को ये धुन इतनी पसंद आई कि 1956 की फिल्म में फंटूश में उन्होंने इस धुन को ले लिया। है मेरी टोपी पलट के आ। ये था ना एक बड़ा प्यारा सा गीत, शरारती सा गीत। तो ये धुन यानी 9-10 बरस की उम्र में बना ली थी, लेकिन इसका इस्तेमाल बाद में जाकर सचिन देव बर्मन साहब ने किया 1956 में फंटूश में। देव साहब की फिल्म थी। उसके बाद में ऐसे ही वो बच्चा फिर गुनगुना रहा था। अब तो वो बड़ा हो गया था, अब तो 16-17 साल की उम्र का बच्चा था। अब तो वो असिस्टेंट भी हो गए थे एक तरह से बर्मन दादा के। और फिर उन्होंने एक और धुन बना दी, ला 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 रा 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 ला ला ला। बर्मन दादा ने कहा ये तो कोई कमाल का बच्चा है भाई, प्रोडिजी है ये तो।
क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया धुन है और एक सुर अलग नहीं। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आपको याद है जॉनी वॉकर साहब गा रहे हैं इस गीत को। गुरुदत्त साहब की जो बेहद संजीदा फिल्म थी प्यासा। प्यासा कितनी संजीदा फिल्म थी, उसमें बस यही एक टुकड़ा जो है, यही जो हिस्सा जो है बस मज़ाहिया है। और सर जो तेरा चकरा है या दिल डूबा, और साहिर साहब ने गीत भी लिख दिया। चली जा रही है ज़िंदगी, बड़े इत्मीनान से चली जा रही है। और जैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो अब उन्होंने सोचा कि मुनासिब वक्त है, पंचम को अलग से संगीत देने का मौका दिया जाए। गुरुदत्त साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसके लिए बातचीत हुई कि अब यहाँ राहुल देव बर्मन अलग से संगीत देंगे, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म नहीं बन पाई और चुप रहे कुछ देर। और अब एक और फिल्म बनने की तैयारी हो रही है और फिल्म बना रहे हैं महमूद साहब। तो महमूद साहब चाहते थे कि जो फिल्म वो बना रहे हैं उसका नाम है छोटे नवाब, बरस है 1961। तो वो चाहते थे कि सचिन दा इसमें संगीत दें, लेकिन सचिन दा ने कहा कि भाई मैं इस तुम्हारा जो तरीका है, जिस तरीके की फिल्म तुम बनाना चाह रहे हो उसमें मैं तो नहीं फिट बैठता, लेकिन तुम चाहो तो पंचम को ब्रेक दे सकते हो इसमें। तो अब तक महमूद साहब देख चुके थे कि किस तरीके से ये गोल मटोल सा इंसान जो है, मज़ेदार सा इंसान जो है, ये तो बहुत अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इनको लॉन्च करते हैं। तो लॉन्च करने की जब बात आई तो सचिन देव बर्मन साहब थोड़ा सा परेशानी में आ गए। परेशानी ये थी कि धुन बना ली थी सचिन देव बर्मन साहब के इस काबिल बेटे पंचम ने, एक धुन बना ली थी। और अब गाने की बात आई तो गाने के लिए तो इस धुन पे सिवाय लता मंगेशकर के और कोई इस गीत को नहीं गा सकता, ये सचिन देव बर्मन साहब जानते थे। तो सचिन देव बर्मन साहब की दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि कुछ बरस पहले 1961 से लगभग 3-3.5 बरस पहले किसी वजह से सचिन देव बर्मन साहब और लता जी के बीच एक तकरार हुई और लता जी सचिन देव बर्मन साहब के लिए गाना गाना बंद कर दिया। वो नहीं गा रही थी उनके लिए। अब ज़्यादा बड़ी परेशानी में आए कि अगर इस गीत को लता जी के अलावा कोई गा नहीं सकता, तो जो बड़े कलाकार होते हैं उनमें कोई अना नहीं होती, उनमें कोई गुरूर नहीं होता, वो इत्मीनान से जीते हैं और सादगी के साथ रहते हैं। और बर्मन दादा तो यूं भी बड़े सादा इंसान थे। तो एक दिन हिम्मत करके लता जी को फ़ोन मिलाया बर्मन दादा ने। ए लौता, बंगाली थे ना तो थोड़ा लहजा इस तरीके से गोल गोल था। ए लौता, ये पंचम को लॉन्च कर रहा हूँ एक फिल्म में और उसका गीत तुमने गाना है। अब लता जी ने जैसे ही इतने बरसों के बाद, लगभग 3.5-4 बरस के बाद बर्मन दादा की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ दादा बताइए क्या गाना है, कब गाना है। और विद इन नो टाइम वो रंजिशें, वो तकरार वो ख़त्म हो गई और लता जी रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गई। और वो गोल मटोल सा नौजवान, चश्मा लगा हुआ, मोटा सा और दिखने में बिल्कुल एकदम कार्टून होते थे। हंसी मजाक में उनके दोस्त उन्हें ऐसे ही कहते थे और बहुत ही मज़ाहिया इंसान थे पंचम दा। उनको कोई दिक्कत नहीं अगर कोई उन्हें कार्टून कहे। अब रिकॉर्डिंग रूम में गाना आ गया और शैलेंद्र जी ने गीत लिखा। घर आजा घिर आए बदरा संवरिया, घर आजा घिर आए मोरा जिया धक धक धड़ के बिजुरिया, घर आजा। अब क्या खूबसूरत गीत बन करके तैयार हो गया, इतना खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज़, शैलेंद्र जी का गीत और इतनी फ्रेश एकदम से धुन। तो बर्मन दादा बड़े खुश हुए। बर्मन दादा ने कहा कि लीजिए
अब हमारी तो जिम्मेदारी ख़त्म हुई और अब हमारा बेटा जो है वो तो क्लासिकल बेस धुनें बनाएगा, क्योंकि ये क्लासिकल बेस धुन है और बहुत खूबसूरत धुन है। आपने कितनी ही बार इस गीत को सुना होगा। और मैं तो ख़ास तौर से इस गीत को उन दिनों सुनता ही हूँ जब मैं लोनावाला में बारिशें पी रहा होता हूँ, तो वहाँ मैं ऐसे ही गीत सुना करता हूँ। बारिश के गीत जो होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने लोनावाला में गुजरते हैं और ऐसे गीत वहाँ सुनने को मिलते हैं। तो ये गीत हो गया रिकॉर्ड, सब कुछ तैयार हो। अब इसके बाद फिल्म के बाकी गीत रिकॉर्ड किए जाने हैं और इतने में एक और गीत बन करके तैयार हुआ। मत वाली आंखों वाले, ओ अलबेले वाले, दिल तेरा हो रहेगा गर तू इसे अपना ले, मत वाली आंखों वाले। अब ये गीत जो है ये बिल्कुल एकदम वेस्टर्नाइज्ड गीत था। इसके बीच में जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, इसमें जिन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया वो ऑलमोस्ट एज गुड एज अ स्पेनिश इंस्ट्रूमेंट की झलक दे रहे थे। और रफ़ी साहब के साथ लता जी ने इस गीत को गाया और इतना खूबसूरत गीत है। और स्क्रीन पे हेलन जी और महमूद साहब इस पे एक्ट कर रहे हैं। मुझे ये गीत बहुत पसंद है और इतनी खूबसूरती से लता जी ने और रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया 1961 में। वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये कि कुछ ही दिन बाद लता जी और रफ़ी साहब में भी तकरार हो गई और आने वाले लगभग 5 बरस तक दोनों ने एक दूसरे के साथ गीत नहीं गाए। देखिए कैसे कैसे फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या होता रहता है। दोनों के बीच तकरार हुई और फिर एक तरह से अनाथ सी हो गई फिल्म इंडस्ट्री। तो अब बर्मन दादा सोचने लग गए, भाई मैं तो सोच रहा था ये मेरा बेटा जो है ये शास्त्रीय संगीत को लेकर के गीत बनाता रहेगा। और खैर नहीं हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि धुन बड़ी खूबसूरत थी, बहुत प्यारी धुन है। 1961 में जैसे ही ये धुन फिल्म म्यूजिक के जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने सुना, उन्होंने कहा वाह ये तो बिल्कुल एक ताज़ा हवा का झोंका है। लेकिन इसके बाद फिर कुछ दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। इसी वक्त में लगभग एक और फिल्म उन्होंने पति पत्नी भी साइन कर ली थी और पति पत्नी का म्यूजिक भी उन्होंने बहुत खूबसूरत दिया था। खजरे बदरवारे तो ये भी एक क्लासिक। फिर दादा के अंदर खुशी जाग उठी, कह रहे ये तो शास्त्रीय संगीत में भी कमाल कर रहा है। महमूद साहब को तो बहुत पसंद आने लगे और उन्होंने कहा कि एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। 1964-65 का वक्त है और उस फिल्म में उन्होंने कहा कि संगीत तो पंचम देंगे ही, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि ये फिल्म बड़ी एक अजीब सी फिल्म है, तो इसमें उन्होंने कहा कि पंचम तुम इसमें मेरे साथ एक्ट करो। कॉमेडियन की हैसियत से इसमें पंचम ने काम किया और इसकी फिल्म को कभी देखें तो इतना खूबसूरत काम किया एज कॉमेडियन पंचम ने। और फिल्म के गाने भी बड़े कमाल के बनते चले गए। भूत बंगला के गीत तो बिल्कुल एकदम से ट्रेंडी गीत थे, अपने ढंग के बिल्कुल अलग ही गीत थे। ऑर्केस्ट्राइजेशन तो उनका कमाल का होता था, पंचम का पहले से ही मालूम। और आप जानते हैं इसकी एक वजह क्या थी? इसकी एक वजह तो ये थी कि जहां सचिन देव बर्मन साहब के मंजे हुए म्यूजिशियंस उन्हें मिल जाते थे पंचम दा को, वहीं साथ के साथ प्यारे लाल जी जो थे और लक्ष्मीकांत जी भी, जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में इंडिपेंडेंट तौर पे नहीं आ सके थे, वो इनकी मदद करते थे। इतने अच्छे दोस्त ये लोग थे कि जब ऑर्केस्ट्राइजेशन होता था, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट में प्यारे जी का कोई मुकाबला नहीं, ये सब जानते थे। और बहुत जल्दी ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना म्यूजिशियंस के तौर पे काम शुरू कर दिया था। मेंडोलियन बजाते थे लक्ष्मीकांत जी और वायलिन बजाते थे प्यारेलाल जी। और 1958 के गीत में आपने अगर थोड़ा सा गौर आप करें, वो गीत है ना, कोई आया धड़कन कहती है कोई आया, इसमें हल्का सा एक पीस बजता है मेंडोलियन का। तो बर्मन दादा का म्यूजिक है ये, सचिन देव बर्मन साहब का, तो उसमें ये मेंडोलियन का छोटा सा जो पीस है ये बजाया था लक्ष्मीकांत जी ने। और उधर इसी बीच में जो एक
डायरेक्टर उस ज़माने के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, सी रामचंद्र साहब। उन्होंने तो थोड़ा और पहले, मतलब लगभग समझिए इससे भी 61 से भी लगभग 7-8 साल पहले एक फ़िल्म में म्यूज़िक दिया था, तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत सी धुन बनाई थी सी रामचंद्र साहब ने। धीरे से आ जा री अखियन में निंदिया आ जा री आजा, धीरे से आजा। तो ये जो गीत था ये लता जी ने गाया था, और इसमें जो वायलिन बज रही है वो वायलिन प्यारे जी ने बजाई थी। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये लगभग समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आने से पहले की बातें हैं इनके दोनों की। बड़ा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी बहुत मदद करते थे, और इसी तरह से सब कुछ चल रहा है। और इधर 1964 में फिल्म आती है दोस्ती, लेकिन उससे पहले 63 में पारसमणि में इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए थे, और इससे पहले वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए थे, म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो अब जो दोस्ती फिल्म है उसमें जो थीम म्यूजिक है वो प्यारे जी ने तैयार किया। इसमें क्या होता था कि धुन बनाते थे लक्ष्मीकांत जी, शुरू से इन दोनों में तय हो गया था कि लक्ष्मीकांत जी धुन बनाते थे और प्यारेलाल जी ऑर्केस्ट्राइजेशन करते थे। तो ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हुए प्यारे जी ने कहा कि फिल्म में एक सिग्नल है, एक सिग्नेचर ट्यून है। अगर आप उस फिल्म को देखें दोस्ती को, तो उसमें धुन बजती रहती है, तो ये धुन जो है ये बजती रहती है माउथ ऑर्गन पे। तो माउथ ऑर्गन के स्पेशलिस्ट तो पंचम थे ही। तो इस तरह का दौर था वो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के म्यूजिक में पंचम ने ये माउथ ऑर्गन पे धुन बजाई फिल्म दोस्ती में। कभी आप इस गीत उसके गीत सुने तो उसमें ये टुकड़ा आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। बहुत अच्छा, सब कुछ बड़े आराम से चलता चला जा रहा है। लेकिन वो जो चाह रहे थे पंचम, वो नहीं अभी हासिल हो रहा। यानी फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 5 बरस लगभग हो गए, लेकिन बस ठीक ठीक है, चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब इधर बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन होते ही थे, और शंकर जयकिशन हर कैंप में लगभग मौजूद थे। हर बड़ा कैंप, हर बड़ा प्रोड्यूसर शंकर जयकिशन साहब को काम देता था, और उन्हीं बड़े प्रोड्यूसर्स में एक होते थे नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब जो थे वो आज के बड़े कामयाब जो एक्टर हैं आमिर खान साहब, उनके अंकल। तो उन्होंने एक फिल्म बनानी तय की, और फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल, 1966, तीसरी मंजिल। तो तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर साहब थे, और शम्मी कपूर साहब के बारे में कहा जाता है कि सीधे तो वो कभी खड़े हो ही नहीं सकते थे, वो तो हिलते रहते थे हर हर वक्त, इतनी रिदम उस इंसान के शरीर में हर। तो शंकर जयकिशन, ओपी नैयर के साथ वो काम कर चुके थे, बल्कि पहली हिट फिल्म जो दिल लेके देखो से पहले, दिल दे के देखो में तो शम्मी साहब के साथ उषा खन्ना थी, लेकिन उससे पहले तुमसा नहीं देखा में ओपी साहब के साथ काम कर चुके थे। और इधर शंकर जयकिशन का नाम बहुत था, और नासिर हुसैन साहब के लिए वो फिल्म कर चुके थे जब प्यार किसी से होता है। तो अब नासिर हुसैन साहब सोच रहे थे कि या तो शम्मी कपूर तो बहुत पावरफुल हो चुके थे तब तक, कि शम्मी किसको लिया जाए इसमें, ओपी को लिया जाए या इसमें इसको लिया जाए शंकर जयकिशन को। तो इतने में सचिन भौमिक जो है उस जमाने के बड़े राइटर थे, तो उन्होंने शम्मी कपूर से कहा कि भाई ये नौजवान जो है ये बड़ा कमाल कर रहा है, तो तुम ऐसा करो कि इसको देखो लेकर के इसको कुछ धुनें सुन लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो म्यूजिकल बनाने जा रहे हैं हम। शम्मी कपूर ने कहा इसमें तो हमें या तो शंकर जयकिशन या ओपी ही चाहिए, लेकिन उनका सुन तो लो उसको। तो बुलाया गया पंचम दा को, नासिर हुसैन साहब और शम्मी कपूर साहब ने कहा कि ठीक है आप अपनी धुनें सुना दीजिए। बस यहाँ एक बड़ा कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि जब धुनें सुनने की बात आई और धुनें सुनने बैठे दोनों पंचम दा की, तो पंचम दा के बारे में कहा जाता है लगभग 12 से 18 के करीब धुनें उन्होंने ले जा करके सुना दी।
चकरा गए शम्मी कपूर और चकरा गए नासिर हुसैन साहब, जिनकी सेंस ऑफ म्यूज़िक बड़ी कमाल की थी कि भाई अब इसमें से कौन सी धुन रखें, कौन सी धुन छोड़ें, और उन्हें समझ नहीं आया क्या करें, कैसे करें। और इतने में ये धुनें सुना जा रही हैं, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। अब शम्मी कपूर साहब तो कहने लगे कि ये क्या धुन बनाई है भाई, और उसमें फिर दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, क्योंकि मजरू साहब बिल्कुल तैयार बैठे थे, उन्होंने साथ के साथ बोल लिख करके बताने शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद में वो मेरे सोना रे सोना रे, और एक के बाद आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इतने खूबसूरत गीत जो थे तीसरी मंजिल के बनकर तैयार और सुपर हिट। बट दैट इज द फिल्म दैट मेड इट ऑल। बस यहाँ से पंचम शुरू हुए और फिर एक लंबे समय तक वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। इसी बीच में फिल्म गाइड का म्यूजिक जो है वो बन रहा था। सचिन देव बर्मन साहब बीमार हो गए और म्यूजिकल ईयर्स तो थे ही देव साहब के, तो देव साहब ने कहा कि दादा बीमार हैं, और पंचम असिस्टेंट हो चुके थे। मीरा देव बर्मन जो पंचम की माँ हैं वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर थी सचिन देव बर्मन साहब की पत्नी यानी उनकी। तो अब बीमार हो गए, एक गाने को करना है, वो एक ड्यूएट है और किशोर दा ने और गाना है, उसकी धुन बन रही है, लेकिन बीमार हैं सचिन दा। तो इतने में एकदम से धुन बना करके सामने ले आए पंचम, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। अब ये धुन इतनी खूबसूरत धुन के देव साहब सुनते रह गए, उनका वाह कितनी फ्रेश, मतलब देव साहब वो सो एक्सूबरेंट, वो इतने खुश दिल और खुश मिजाज इंसान थे। इस धुन के लिए उनका लाओ एकदम से और इसको गाना रिकॉर्ड किया। तो ये धुन जो है बिल्कुल ऑफिशियली इस बात को मान के चलिए कि म्यूजिक फिल्म में गाइड में एस डी बर्मन साहब का था, लेकिन ये धुन थी पंचम दा की। अब इसके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेकर वहां पर मौजूद हैं जो ऐसी बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाते हैं। इससे पहले सिंगापुर बना चुके हैं, इससे पहले हावड़ा ब्रिज बना चुके हैं, इससे पहले इवनिंग इन पेरिस बना चुके हैं, और ये जो इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि ये एक सोशल फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है आराधना। तो आराधना में एस डी बर्मन साहब का म्यूजिक है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसी फिल्म के दौरान भी बर्मन दादा की तबीयत खराब हो गई और कुछ गीत रिकॉर्ड हो चुके थे और 2 गीत रिकॉर्ड होने थे। और जो दो गीत रिकॉर्ड होने थे वो तो एक तो आपको पता ही, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और दूसरा था रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। ये 2 गाने रिकॉर्ड होने थे और रफ़ी साहब ने इनको रिकॉर्ड करना था। रफ़ी साहब उन दिनों विदेश यात्रा पे गए हुए थे, बर्मन दादा बीमार थे। तो पंचम ने क्या किया कि बिना मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतज़ार किए इन दोनों गानों को किशोर की आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिया, और किशोर दा ने इन दोनों गीतों को इतने खूबसूरत अंदाज में गाया कि बर्मन दादा ने जब ये धुनें सुनी उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये गाने बिल्कुल अप्रूव्ड हो गए। दैट इज़ द पॉइंट वेयर ही गॉट हिज रियल ब्रेक। अब लोग कहने लगे कि भाई ये पंचम तो अलग ही शख्सियत का नाम है। और फिर आने वाले दिनों में शक्ति सामंत साहब ने बड़ी खूबसूरत फिल्म्स बनाई, और उन खूबसूरत फिल्म्स में बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया। जैसे अगर आप सुने अमर प्रेम के गीत सुनिए, अमर प्रेम के गीतों में कितनी वेरिएशंस हैं और कितने खूबसूरत उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन है। और उसके साथ ही फिर कटी पतंग, कटी पतंग। अब यहाँ से तो एक सैलाब आ गया और चलना शुरू हो गया। जो अच्छे म्यूजिशियंस एस डी बर्मन साहब के साथ थे, क्योंकि उनके साथ भी अपना एक पूरी जमात होती थी म्यूजिशियंस की, और उस जमाने के म्यूजिशियंस परफेक्शनिस्ट होते थे, प्योरिस्ट होते थे। तो आर डी बर्मन साहब ने बिल्कुल उस ग्रुप को अपना एक पूरा बना लिया। उनके ग्रुप में सबसे पहले बासुदा आ गए। बासुदा ने पूरी तरीके से फ्लॉटिस्ट भी थे, बांसुरी बजाते थे बासुदा। उसके बाद मनोहरी सिंह जी, मनोहरी सिंह जी को एक एडवांटेज है कि वो हिंदुस्तान के वन एंड द ओनली सैक्सोफोन प्लेयर माने जाते हैं। पहले वो शंकर जयकिशन साहब के लिए बड़े खूबसूरत 2 धुनें उन्होंने बजाई थी। एक तो वो 1963 का गाना था,
आवाज दे के हमें तुम भुला, मोहब्बत में इतना न हम। इसमें यहाँ से जो एक सेक्सोफोन का पीस चल रहा है ना, तो वो मनोहरी सिंह जी ने बजाया था, लेकिन वो शंकर जयकिशन साहब के लिए। और फिर उधर तो कमाल कर दिया था उन्होंने 1965 में, बेदर्दी वालिमा तुझको मेरा मन याद करता। इसमें भी म्यूजिक शंकर जयकिशन साहब का है, लेकिन मनोहरी सिंह जी ने कमाल का सैक्सोफोन बजाया था। तो अब वो पूरी तरह से असिस्टेंट हो गए आर डी बर्मन साहब के, मनोहरी सिंह जी। नेपाल से ताल्लुक था मनोहरी सिंह जी का। बहुत ही खूबसूरत सैक्सोफोन बजाते थे और साथ में बजाते थे बांसुरी भी। तो अब बासुदा आ गए, मनोहरी सिंह जी आ गए। तो जो चीफ परकशनिस्ट थे बर्मन दादा के, वो थे मारुति राव। तो मारुति राव भी आ गए साथ में। तो अब इन कमाल के लोगों के साथ में उन्होंने पंचम दा ने अपना ऑर्केस्ट्रा बनाना शुरू कर दिया। गिटार के ऊपर वो भानु गुप्ता जी को ले आए, रमेश अय्यर जी को ले आए, और परकशन में एक नेपाली शख्स वहां पर और मौजूद थे जिनका नाम रंजीत कांचा था। क्या बजाते थे, क्या परकशन बजाते थे वो। तो उनको ले लिया उसमें। और इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस वहां पर मौजूद थे। वहां पर लुई बांक्स पियानो पे, कर्सी लॉर्ड, और सरोद के लिए जरीन दारूवाला, कितना खूबसूरत बजाती थी जरीन दारूवाला, अकेली सरोद प्लेयर उस जमाने में। अब कुल मिलाकर के एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा तैयार हो गया। और एक सिंगर हमारे भूपीदा, भूपेंद्र जी, जो भूपेंद्र जी जो हैं, वो गाते तो थे लेकिन वो गिटार बड़ा अच्छा बजाते थे। तो वो इसमें लीड गिटारिस्ट भी जो हैं वो आ गए, भूपेंद्र जी। भूपेंद्र, आप देखा ही है, वो याद आपने सुना ही होगा कि चुरा लिया है तो ये गिटार ओरिएंटेड गाना है ना। तो इसमें गिटार बजा रहे हैं भूपेंद्र जी, यानी जो सिंगर भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं। और वो वाला उसमें फूलों का तारों का, वो पहले एस डी बर्मन साहब के लिए भी बजा चुके थे वो। तो अब एक ऐसी जमात बन गई, एक ऐसी गैलेक्सी मिल गई, एक ऐसी टीम बन गई, वैसी ही टीम बन गई जैसी राज कपूर साहब के पास हुआ करती थी। एक इंसान को, एक क्रिएटिव इंसान को अगर एक अच्छी टीम मिल जाए तो फिर वो कमाल करता ही है। और इतने कमाल के इंसान थे पंचम दा के, अपनी टीम को परिवार मानते थे। और वो पर टीम भी जान देने को तैयार रहती थी, किसी टाइम पे बुला लीजिए। क्या म्यूजिक शुरू हुआ, क्या म्यूजिक शुरू हुआ, एक के बाद एक इतनी सारी हिट फिल्म्स। इधर राजेश खन्ना साहब उरूज पे आ गए, और इधर आर डी बर्मन साहब, इतनी सारी फिल्म्स उन्होंने एक के बाद एक की। रफली अराउंड अगर काउंट करने की कोशिश करें हम, 28 के करीब तो उन्होंने की बांग्ला फिल्म, और 292 के करीब उन्होंने की हिंदी फिल्म, 292 हिंदी फिल्म्स। और इसके अलावा एक तमिल, तेलुगु में भी उन्हें एक मौका मिला, थोड़ा सा वहाँ भी काम किया, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। तो ये थे हमारे पंचम दा। चलती चली जा रही है कहानी। करते क्या थे वो कि गाते भी बड़ा अच्छा थे, बड़ा अच्छा गाते थे। और बांग्ला गीत की धुन पहले बना लेते थे, बांग्ला में गाते थे और फिर धुन बनाते थे। तो मैंने पीछे उनका उसी वक्त में लगभग 73-74 के करीब सुना था उनका गाना, মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় কেন দেখেছি, মনে পড়े रूबी राय। तो ये गीत उन्होंने पहले बांग्ला में गाया और बाद में किशोरदा को दे दिया। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के। तो ये गीत बांग्ला से इधर आ गया। और उसमें था एक और गीत होता, जहाँ वो जो था ना, जवानी दीवानी फिल्म, कल्ट फिल्म थी, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने जवानी दीवानी, और उसमें भी कुछ बांग्ला गीत वो करते यही थे। ফিরে এসো অনুরাধা ভেঙে দিয়ে সবাধা প্রিয়তমা মোনালিসা তুমি আমার
भालोबाशा, और बाद में यही गीत उन्होंने हिंदी फिल्म में निकाल दिया, साजन कहाँ जाऊंगी मैं। बहुत सारे गीत एक के बाद एक, न जाने कितने सारे गीत बांग्ला में गाए। पूजा गीत बड़े अच्छे गाते थे। बस फिर वहां से तो कोई रोक नहीं पा रहा है। जो एस्टेब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि इस तूफान को, जैसा कि हरिप्रसाद चौरसिया जी ने कहा था, कैसे रोके। क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जी ने भी उनके लिए बांसुरी बजाई, शिव कुमार शर्मा जी ने भी उनके लिए संतूर बजाया, और उल्लास बापट जी ने भी उनके लिए संतूर बजाया, और रोनू मजूमदार ने उनके लिए अपनी फ्लूट बजाई। आपको याद ही है वो, खाली हाथ शाम आई, खाली हाथ जाएगी। इसमें एक फ्लूट का बड़ा खूबसूरत पीस है, बहुत खूबसूरत, इतना मतलब हार्ट रेंचिंग पीस है वो। तो वो हमारे रोनू मजूमदार जी ने बजाया। तो इतने सारे म्यूजिशियंस के चारों तरफ होने की वजह से बहुत कमाल। तो फिर फिल्म वो बड़ी कमाल की करते थे भाई। इधर शोले जो है, शोले का म्यूजिक भी तैयार हो रहा है, और शोले के म्यूजिक में चलते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। और वो जो गाना है महबूबा महबूबा, वो एक साइप्रस सॉन्ग से उठा करके उसके अंदर शुरू में ओरिजिनलिटी ये रही कि उसके शुरू में एक ईयरी सा म्यूजिक बनाना है। तो उसके लिए तरीका क्या किया कि एक बियर की बोतल ली और उसमें फूंक मारनी शुरू कर दी। तो कभी शोले का वो गीत गाना अगर आप सुने महबूबा महबूबा, तो उसमें वो शुरू में जो म्यूजिक है वो बियर की एक बॉटल में फूंक मार रहे हैं। तो क्या 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 करते थे, क्या क्या करते थे पंचम दा, क्या म्यूजिक देते थे। और उसी फिल्म में बाद में जो हारमोनिका पे वो धुन बजाते हैं ना, कि अमिताभ बच्चन साहब इधर बैठे हुए हैं, ऊपर उधर वो लैंप जला रही हैं जया भाद्री जी, खामोशियां हैं, उस खामोशी में हारमोनिका पे एक बड़ा खूबसूरत माउथ ऑर्गन का पीस है, बहुत ही खूबसूरत है। वो सब करते रहे। कितने ओरिजिनल थे पंचम दा, इतने क्रिएटिव थे। अब उसमें क्या है कि एक एक्शन सीन है शोले में, और एक्शन सीन में क्या है कि उसको भागना है। हेमा जी जो है वो बसंती का रोल कर रहे हैं, और उनकी अपनी एक घोड़ी है धनो, तो वो तांगे हाथ चलाती है ना। तो अब वो कह रही हैं कि उन्हें भागना है, और किस बच करके और भागना, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत खतरे में है। और घोड़ी भाग रही है, तांगा बड़ी तेजी से भाग रहा है, और हेमा जी भाग रही हैं, और एक्शन हो रहा है। उसमें सिर्फ एक तबला बज रहा है, ठक 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 करते हुए। और उस एक्शन पे इस तबले, ये समता प्रसाद जी बजा रहे हैं। एक अकेले म्यूजिशियन ने उस एक्शन सीन को इतना उभार दिया कि समता प्रसाद जी का तबला बज रहा है, और सारा जो हॉल है वो यूं दम साधे हुए बैठा है। दिस इज क्रिएटिविटी, दिस इज क्रिएटिविटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये थे पंचम दा। शोले हिट हुई, और फिल्म्स बहुत हिट हुई, सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। एक के बाद एक फिल्म्स करते चले जा रहे थे। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, देव साहब ने इधर अपना अनाउंस कर दिया था, हरे रामा हरे कृष्णा, तो गाना तैयार कर दिया, दम मारो दम। हमारे ज़माने में तो कल्ट सॉन्ग था, आनंद बख्शी साहब ने लिख भी दिया। देव साहब ने कहा कि मैं कह नहीं सकता इस गीत के बारे में, तो उन्होंने गीत का सिर्फ एक ही टुकड़ा उसमें बजवाया, लेकिन सुपर हिट गीत ये हो गया। उसके बाद हीरा पन्ना में भी लिया उन्होंने, और बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक बनाने लगे। इतना बढ़िया म्यूज़िक बनाते थे, उनकी सभी धुनें खूबसूरत होती थी, और देश में एक लहर आ गई। मैं तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करने लगे, पंचम मेनिया। वो मेनिया होता है ना, एक साइकोलॉजिकल डिजीज जैसे बन जाती है मेनिया। तो पंचम मेनिया, दिस इज पंचम मेनिया। चारों तरफ पंचम का म्यूजिक जो है वो गूंज रहा है। राजेश खन्ना कमाल कर रहे हैं, किशोर दा ने उनके इतने सारे गीत गाए हैं, और सभी चीज़ें चलती जा रही हैं ठीक ठीक। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। बरस था 1985, एंड दैट प्रूव टू बी द स्वान सॉन्ग। बरस 85 में रमेश सिप्पी साहब की एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आई, सागर। और सागर में डिम्पल जी की वापसी हुई थी ऋषि कपूर के साथ, और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक तैयार किया था। लेकिन खूबसूरत म्यूज़िक के होते भी जो नहीं बन पाया, फिल्म ज़्यादा नहीं चल पाई। और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होता है कि अगर फिल्म नहीं चल पाई तो म्यूज़िक भी अक्सर ढह जाता है। इतना अच्छा म्यूज़िक ढह गया, और इसका दुख जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ पंचम को। पंचम के दिल पे इसकी सीधी चोट लगी जाकर। वो सोचने लगे, इसके बाद न जाने अचानक कैसे टर्न ऑफ द टाइड जिसे कहते हैं, कैसे सब कुछ बदल गया। जो फिल्म का म्यूज़िक कर रहे हैं
वो पिट रही है। और एक इंटरव्यू में पंचम दा ने बाद में ये कहा, वो इंटरव्यू उन्होंने 92 में दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हुई कि 85 के बाद 27 फिल्म्स मेरी लगातार पिट गई, फ्लॉप हो गई। अब फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक हद से आगे किसी को चांस नहीं देता। 3 फिल्म्स नासिर हुसैन साहब की पिट गई, लेकिन नासिर हुसैन साहब की फराक दिली है। उन्होंने कहा कि भाई म्यूज़िक में कोई कमी नहीं थी, म्यूज़िक पूरा था, फिल्म नहीं चली, मैं कह नहीं सकता। तो अगली फिल्म जब उनके बेटे ने बनाई, मंसूर अख्तर ने, क़यामत से क़यामत तक, तो वो जो फिल्म है उसमें म्यूज़िक, नए लोगों का ज़माना बदल चुका। 80s में संगीत चेंज हो चुका था। ये भी मैं इसके लिए अकेले इस बात की, हमारा, मैं यहाँ से फिर उनको देख रहा हूँ ट्रेजिक हीरो के रूप में। अब ये कुछ दिन पहले जब मैं राजेश खन्ना साहब के बारे में बात कर रहा था 29 दिसंबर को उनकी सालगिरह पे, तो मैंने कहा कि ट्रेजिक हीरो में 2 कंसेप्ट हैं, एक है ग्रीक ट्रेजेडी के हिसाब से और एक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के हिसाब से। तो मैं राजेश खन्ना साहब को शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में रखता हूँ। क्यों? बिकॉज द ट्रेजिक हीरो फॉल्स बिकॉज ऑफ ए सर्टेन फ्लॉ इन हिज कैरेक्टर। कुछ ऐसा ही राजेश खन्ना साहब के साथ हुआ। लेकिन पंचम दा को तो मैं ग्रीक ट्रेजेडी के हीरो के रूप में देखता हूँ। He fell because of a certain design or conspiracy of gods. कुछ देवता करते रहते हैं कहीं बैठे हुए, कोई षड्यंत्र रचते हैं वो, और वही उनके साथ हुआ। कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था। म्यूजिक हमेशा उतना ही खूबसूरत दे रहे थे पंचम दा, कोई कमी उनके म्यूजिक में नहीं थी। लेकिन वक्त बदल गया था, हालात बदल गए थे। फिल्म म्यूजिक में बप्पी लहरी साहब आ गए थे। बप्पी दा ने जो मिलकर के संगीत के साथ में खिलवाड़ शुरू किया 80s में, इतनी बेहुदा फिल्में बननी शुरू हो गई 80s में, तो हमारे इस महान व्यक्ति का संगीत भी ढीला पड़ना शुरू हो गया। हाँ, इक्का दुक्का, इससे पहले क्या उनकी फिल्म्स के अलग अलग जॉनरास हैं। एक तरफ आंधी है, आंधी का म्यूजिक क्या कमाल है। किनारा है, गुलजार साहब के तो खास दोस्त हो ही गए थे वो, गुलजार साहब के बहुत खास दोस्त हो गए, इतने खास दोस्त हो गए कि जब परिचय बन रही थी फिल्म तो पहुंच गए उनके पास में। अरे ये गुलजार कहते थे, गुलजार उठ, ये ले, रात को पहुंच गए, ज़रा चल मेरे साथ। कार में निकल गए और गुनगुनाते जा रहे हैं और कार के बोनट पे बजा रहे हैं, बीट कर रहे हैं, ला 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 ला। तो गुलजार साहब से कहा कि लिख इस पे कुछ भाई, तो उन्होंने, गुलजार साहब ने गीत फिर उस पर लिखा, मुसाफिर हूँ यारो। क्या खूबसूरत था। लेकिन इस बीच में थोड़ा दर्द भी आ गया था ज़िंदगी में। वो जो शादी हो चुकी थी, शादी ऐसे हुई, शादी भी मतलब ऐसे रोमांटिक लोगों की किस्मत भी कैसे मदद करती है कि जब ये दार्जिलिंग में थे, शुरू के दौर की बात है, 62-63 का ज़माना अभी है, तो उसमें ये उधर थे तो दार्जिलिंग गए हुए थे। तो दार्जिलिंग में एक लड़कियों का ग्रुप आया हुआ था पिकनिक पे। तो लड़कियों के ग्रुप में कुछ लड़कियां 3-4 इनके पास ऑटोग्राफ लेने आई, और लेटर स्टेज पे और आगे जाकर की बात है थोड़ी सी। तो उसमें क्या था कि उस ग्रुप में कुछ लड़कियां थी, तो उन्होंने, एक लड़की ने कहा कि मुझे ख़ास तौर से आपका ऑटोग्राफ चाहिए, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है रीटा पटेल है। तो बाद में उसने कहा कि मैं आपको फ़ोन करके कहना चाहती हूँ कि एक फ़िल्म देखने के लिए हम लोग मिलें। तो बड़ी पसंद आई वो लड़की इनको, और इनको जब पसंद आई वो इतनी लड़की, तो उसमें ये पहुँच गए वहाँ पर फिल्म देखने के लिए। तो जब फिल्म देखने के लिए वहाँ पहुँच गए तो लड़की भी वहाँ पहुँच गई थी, तो जाके अंदर बैठ गए, और अंदर जा कर के बैठे तो थोड़ी देर बाद में अपने फिल्म छोड़ करके उठ करके आ गए। तो दोस्तों ने कहा, अरे तुम तो उसके साथ आज अपनी डेट पे गए थे, क्या हुआ? रीटा कह रहे, अरे पता नहीं क्या हुआ। हम जैसे ही सिनेमा हॉल में जा कर के बैठे तो 5 मिनट के बाद वो लड़की कहती है कि मैं अभी आई बाहर। वो बाहर क्या गई, वो लौट के आई नहीं, पता नहीं क्या था। तो क्या था उसका नाम भाई? उसका नाम था रीटा पटेल। तो सचिन भौमिक साहब ने कहा, जो राइटर थे उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, चलो डायरेक्टरी में देखते हैं। देखा गया, कुल मिलाकर खैर रीटा पटेल का नंबर मिल गया, और रीटा पटेल से बातचीत भी हुई। रीटा पटेल से पूछा, भाई तुमने क्यों किया था ऐसा, क्यों गई थी तुम उसको फिल्म को छोड़ करके बीच में? तो रीटा पटेल ने कहा, दरअसल हम लड़कियों में आपस में शर्त लगी थी, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आर.डी. बर्मन जो इतना बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर हो गया है, मैं उसके साथ एक फिल्म डेट कर सकती हूँ, ये शर्त लगी थी हमारी। तो वही शर्त के मुताबिक मैं पहुँच गई तुम्हारे साथ, और मैं छोड़ के आ गई। ये बड़ा प्यारा लगा उनको मजाक, और फिर दोनों ने शादी कर ली। और शादी करने के कुछ सालों बाद तलाक भी हो गया। तलाक के लिए कहा जाता है कि इस बीच में बहुत यंग थे, तो तभी से आशा भोंसले जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है पंचम दा के मन में आ गया था। और बाद में फिर इन्होंने 1980 में जाकर के शादी भी कर ली थी। डिवोर्स हो गया था रीटा जी से,
और फिर उसके बाद में शादी भी हो गई थी। लेकिन बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक क्रिएट किया इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत। 80s का जो पीरियड है, 85 के बाद तो फिर फिल्म्स में ट्रेंड भी चेंज हो गए, म्यूज़िक में कोई कमी नहीं थी। ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए कि मैं कितनी अच्छी फिल्म कर रहा था, लेकिन फिल्म की धुन भी कितनी अच्छी थी कि तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, ना 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 ला 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 रा रा ना ना। कितनी प्यारी धुन है, कितना खूबसूरत गीत है। फिल्म पिट गई, बड़े दिल वाला, और गीत भी पिट गया। लेकिन उसके कुछ बरस बाद एक रीमिक्सिंग का ज़माना हिंदुस्तान में आया, और उस रीमिक्सिंग में ये गाना किया गया तो उसमें हिट हो गया सारी तरफ। ये जैसे वो बंगले के पीछे, मतलब जितना समाजी फिल्म का वो गाना हिट नहीं हुआ, वो बंगले के पीछे जो है वो रीमिक्सिंग में हिट हो गया। बाद में एक सर्वे के मुताबिक पता लगा कि जो रीमिक्सिंग सॉन्ग्स हो रहे हैं उसमें 90% सॉन्ग्स जो हैं वो पंचम दा के होते थे। यानी आने वाली जनरेशन्स ने उनको कबूल किया, लेकिन ओरिजिनल म्यूजिक गायब हो गया। तो आखिरी अगर देखा जाए तो 1987 में, 1987 दो वजह से मैं कहूँगा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक तो उसमें 1987 में गुलजार साहब की फिल्म आई इजाज़त, और इजाज़त के बड़े खूबसूरत गीत लिखे गुलजार साहब ने और उसकी धुनें बनाई पंचम दा ने। और यहाँ भी वो बात घटना हुई थी जिसमें आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि अजीब किस्म के गीत लिखा करते थे ना। तो जैसे पंचम भी पहले से तय कर चुके थे, बहुत पहले इनकी दोस्ती हो चुकी थी फिल्म परिचय से। तो वो जब कोई धुन बनाते थे ना, धुन बना के स्वपन चक्रवर्ती इनके बड़े अच्छे दोस्त थे और उनके असिस्टेंट भी थे। और स्वपन चक्रवर्ती ने ही सबसे पहले कहा जाता है कि पंचम दा के दिल पे चोट पहुंचाई, उनसे अलग हो गए, और ये बड़ा गहरा घाव उनके दिल पे। तो स्वपन चक्रवर्ती से कहा करते थे ऐसा ये धुन जो है ये उसके लिए रख दे, उसको कहते थे उसके लिए रख, किसके लिए रख दे, गुलजार के लिए रख दे। लिख के लाएगा कुछ ना कुछ है उल्टा पुल्टा सा गीत, और ये धुन वहाँ काम आ गई। तो ऐसे ही एक गीत लिख कर दिया गुलजार साहब ने पंचम को। पंचम ने उसको देखा, है, फेंक दिया, ये इसकी मैं धुन बनाऊंगा गीत की। कल को तू मेरे पास में क्या करेगा गुलजार, एक टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर आएगा और टाइम्स ऑफ इंडिया लाकर कहेगा इसकी धुन बनाओ, क्या है। तो आशा जी भी थी वहाँ पर, तो आशा जी ने देखा उसको। अब उन्होंने कहा कि बोल बड़े अच्छे थे इस गीत के। आशा जी ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आशा जी ने धीरे धीरे गुनगुनाया। तो पंचम इधर को आया, क्या 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 गा रही हो आशा, क्या गा रही हो। उसने कहा नहीं कुछ नहीं गा रही है, जो गीत तुमने फेंक दिया इसको मैं गुनगुना रही हूँ, इसकी धुन ऐसे भी बन। हाँ हाँ यही तो धुन बनेगी ना इसकी, यही धुन बनेगी। और देखिए फिर क्या खूबसूरत गीत तैयार हुआ, और उस पर क्या खूबसूरत एक्ट किया है अनुराधा पटेल जी ने, क्या बढ़िया गीत उस पर पिक्चराइज हुआ। तो इस तरह से होता था। तो आई थिंक 87 में फिर इन्होंने क्या कि अब म्यूज़िक तो सब बिगड़ गया, और तीनों ने मिलकर के ये तय किया, गुलजार साहब, आशा जी और अपना पंचम दाने, कि चलो घूमने फिरने निकलते हैं। घूमने फिरने निकले, खूब हिंदुस्तान देखा, कभी रेल की पटरियों पर, कभी समंदर में, कभी पहाड़ों पर, फिरते रहे घूमते रहे। और आकर के 2 कैसेट्स में एक नॉन फिल्मी एल्बम बनाई, दिल पड़ोसी है। तो दिल पड़ोसी है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज तक जो भी गैर फिल्मी एल्बम्स बनी हैं, विशाल भारद्वाज का कहना है, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं कि उसमें आज तक ये बेस्ट मानी जाती है। वो तो शुरू से ही उनके फ़ैन थे। वो कहते हैं कि, और मैंने भी जब 87 में उस एल्बम को सुना था तो मैं ये मान गया था कि ये इट्स ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक, ये बहुत अलग म्यूज़िक है, इतना अलग म्यूज़िक है कि ये तो अपने ढंग का, और इतनी प्यारी धुनें। कभी वक्त मिल जाए आपको तो आप दिल पड़ोसी है के नाम से, गुलजार साहब के लिखे हुए और पंचम दा के स्वरबद्ध किए हुए, आशा जी के गाए हुए इस कैसेट को सुनिए। बस अब इसके बाद तो सब कुछ खत्म हो रहा था, कुछ नहीं, काम ही नहीं था, काम ही नहीं था। आने वाले जो बरस हैं वो इतने अकेलेपन में, और अब इतने में फिर उनको उनका बाईपास भी हो गया, बाहर जाकर लंदन में उन्होंने बाईपास कराया। बड़ी चोटें लग रही थी इस बीच में, कामयाबी ख़त्म हो गई थी, दोस्त दगा दे गया, फिल्म का ट्रेंड चेंज हो गया, और इधर कुछ जो आशा जी के साथ विवाह हो गया था उसमें भी थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे। बिल्कुल इसमें साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अनईजी फील कर रहे थे। और
जब वो बाईपास के बाद लौटे तो बिल्कुल एक बदला हुआ इंसान दिखाई दिया पंचम, कोई काम नहीं है, अलग बैठा है। तो ऐसे में विधु विनोद चोपड़ा जो हैं, उन्होंने कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, और फिल्म में उन्होंने कहा कि पंचम मैं तुम्हें वापस ला रहा हूँ। तो जब ये कहा कि इस फिल्म का म्यूज़िक तुम दोगे, फिल्म का नाम होगा 1942 अ लव स्टोरी। तो बरस कौन सा है? 1994। तो लव स्टोरी कहा जाता है कि जब ये कहा तो आंखों में आंसू निकल आए, आंखों में आंसू निकल आए पंचम के। लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा था। बहुत पहले 80s में एक फिल्म बना रहे थे परिंदा, विधु विनोद चोपड़ा आए थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो उस वक्त उनके पास फंडिंग की शॉर्टेज होगी, एक गाना रिकॉर्ड होना है और गाना रिकॉर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। तो पंचम दा ने कहा कि इस गाने की रिकॉर्डिंग का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ये मैं कराता हूँ इसको। विधु विनोद चोपड़ा में तो जान आ गई, और उसके बाद में वो फिल्म भी ठीक अच्छी चल गई, नाना पाटेकर वगैरह उसमें थे, तो फिल्म अच्छी चल गई। और फिर इसलिए जब 42 का म्यूज़िक दिया, तो उस म्यूज़िक के कहा जाता है कि पहला ही जो गीत बनाना था वो था वो ना 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 ना, इस गाने को, ये कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो ना। तो ट्रेंड चेंज हो चुका था। किशोर दा का जाना जो है 1988 में, वो बहुत बड़ा झटका था पंचम के लिए, बहुत बड़ा झटका था, जबकि तब काम कम हो चुका था। लेकिन अब इसके लिए किशोर दा अगर होते 1942 लव स्टोरी के लिए, अब वो गाना पहला तैयार होना है, विधु विनोद चोपड़ा बैठे हुए हैं और पंचम दा ने धुन बनानी शुरू करी। तो विधु ने कहा कि नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द पंचम आई एम लुकिंग फॉर, पंचम कुछ और करके दिखाओ। तो पंचम का थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त चाहिए कि मतलब अब वो बड़े अजीब से मूड में आ गए। और एक दिन 4-5 दिन के बाद फिर सिटिंग हुई म्यूजिक के लिए, और वहां आकर के विधु ने कहा कि क्या धुन बनाई पंचम? पंचम ने कहा कि बांग्ला, एक बांग्ला धुन उन्होंने करके सुनाई विधु को। और फिर उसके बाद उन्होंने सुना, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब ये धुन जो है, ये सुनते ही विधु ने कहा बस पंचम यू हैव कम बैक, तुम वापस आ गए हो। इस एक धुन पे मैं तुम्हें कह सकता हूं तुम आ गए हो। वो उसके बाद तो फिर एक उसी फिल्म का गीत जो है वो इंटरनेशनल सॉन्ग बन गया, नेशनल भी नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, गीत लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा घर घर में के अंदर ये गीत गूंज रहा है, और इधर ये हो गया, उधर सब कुछ हो गया। और फिर और भी गीत जो थे, बहुत ही म्यारी संगीत तैयार किया। और 31 दिसंबर को एक बड़ी पार्टी दी विधु विनोद चोपड़ा ने, और 94 में, मतलब जो न्यू ईयर पे सारे प्रोग्राम बड़े कमाल के होते हैं। जैसे मैं बता ही रहा था आपको कुछ दिन पहले कि न्यू ईयर की बड़ी हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होती है। मैंने आपको बताया था अभी 30 तारीख को कि किस तरह नॉर्थ इंडिया के सारे हिल स्टेशन फुल थे। मैं अब पहले आपको बता दूं बीच में कि हमारे शहर से 100 किलोमीटर पे जो मसूरी नाम का हिल स्टेशन है, न्यू ईयर ईव पे क्या हुआ वहाँ, 15 किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोकना पड़ा। पुलिस ने लिख के लगा दिया मसूरी इज फुल, सो नोबडी कैन गो देयर। तो ये पहली बार हुआ कि इतने लोग पहुंच गए मसूरी में कि 15 किलोमीटर पहले से ही लोगों को वापस। ये शिमला में भी यही हुआ, नैनीताल में भी है। तो वो म्यूजिक, जैसे कहते हैं कि म्यूजिक होता है, डांस मस्ती सब कुछ होता है। तो न्यू ईयर ईव, तो न्यू ईयर ईव थी 31 दिसंबर की रात को बड़ी पार्टी दी थी। और उसमें जब आए पंचम दा, विधु विनोद की पार्टी, बड़े बहुत लोग वहां पर आए हुए थे। तो जैसे ही ये गीत बजाया गया, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और सिर्फ गीत बजाया गया, पंचम बड़े खुश हुए, वो चले गए। बस उसके बाद में क्या होता है कि 4 जनवरी, यानी 3 और 4, 3 तारीख की रात में, देर रात में, और 4 जनवरी की सुबह पंचम वॉज नो मोर। एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ, और उस मैसिव हार्ट अटैक से 55 बरस की उम्र में पंचम दुनिया से रुखसत हो गए। तो दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर जो हैं उनका नाम कैसियस क्ले, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को तो सभी ने सुना है। तो मोहम्मद अली ये कहते थे कि असली चैंपियन वो है कि जो जब मुक्का खा करके गिरने लगे, धराशायी होने लगे, तो कुछ अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करे कि एक आखिरी पंच वो सामने वाले के ऊपर जड़ दे, वो है असली चैंपियन, मोहम्मद अली कहते थे। तो वो पंच जो है पंचम ने, एक ऐसा पंच जड़ा फिल्म इंडस्ट्री पे
कि लोग देखते रह गए। दिस इज द वे चैंपियंस आर, दैट्स द वे चैंपियंस आर मेड। जीनियस था वो इंसान, मैं हमेशा कहता हूं। उस जैसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आया उससे पहले ना उसके बाद में, क्योंकि इतना इनोवेशन वो करता था। तो आखिरी पंच दिया, 4 जनवरी को मौत हो गई, फिल्म रिलीज हुई उसके बाद में, सारे देश में गाने गूंज रहे हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं है। कि ये थे हमारे पंचम दा। बहुत कुछ कहने को है पंचम दा के बारे में, लेकिन जैसा मैं आपसे कहा करता हूं कि वो ट्रेजिक हीरो इस सेंस में, वो ग्रीक ट्रेजेडी का हीरो है। ग्रीक ट्रेजेडी जहां गॉड्स ने डिजाइन किया। क्या कसूर था पंचम का? तो कोई कसूर ही नहीं था, कोई कसूर नहीं था। और सबसे बड़ा दुख हुआ हमारे गुलजार साहब को। ये एक ऐसी फ्रेटर्निटी बन गई थी, पहले संजीव कुमार चले गए, फिर किशोर कुमार चले गए, फिर पंचम दा। आज की तारीख में गुलजार साहब बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन चेंज इज कांस्टेंट, जिंदगी बदलती है रूप अपने, लेकिन खत्म तो नहीं होता सब कुछ। और बड़े खुश हैं गुलजार साहब के विशाल भारद्वाज में उनको एक नन्हा पंचम दिखाई देता है। पंचम जैसा म्यूजिशियन, उन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर कभी आया नहीं। और आज की नस्लें जो हैं वो कहती हैं, मानती हैं, इसको ऑन रिकॉर्ड मानती हैं। विशाल शेखर हैं, इससे पहले जतिन ललित थे, उससे पहले आनंद मिलन थे, वो सब कहते हैं कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसने पंचम में से कुछ ना लिया हो। पंचम लाफानी है। तो अमर प्रेम जो उनका संगीत के साथ था वो बरकरार है। तो जैसा मैंने कहा कि एक टीम और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, और अगर पंचम रह गए होते तो फिर से वो लौट आए होते, क्योंकि 1942 अ लव स्टोरी के म्यूजिक ने जाहिर कर दिया कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्रिकेट में कहते थे ना, खासतौर से सुनील गावस्कर कहते होते कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो जो क्लास होती है वो कुछ देर के लिए धुंध में जा सकती है, खत्म नहीं होती। ऐसे जो कमाल दे में बी डाउन, ऐसे जो जीनियस होते हैं दे में बी डाउन बट दे विल नेवर बी आउट, दे में बी डाउन, दे विल नेवर बी आउट। एस डी बर्मन साहब के होते ही पंचम ने जाहिर कर दिया था कि वो कितने बड़े पैमाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उन्होंने जता दिया था इस बात को। और मुझे तो उनके गीत में कितने खूबसूरत गीत, कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार। पड़ोसन का ये गीत सुन लीजिए। और प्यारे लाल जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा फिल्म का म्यूजिक जो पड़ोसन का बना है, आई कैन बेट कोई नहीं बना सकता। यानी प्यारे लाल जी इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर कहते हैं कि ऐसा म्यूजिक कोई नहीं बना सकता जैसा पड़ोसन का। और खास तौर से वो एक चतुर नार। अब एक चतुर नार को कभी सुन लीजिए तो आप ये सोचिएगा ये रिकॉर्डिंग करवाई कैसे होगी, कैसे हुई होगी। पर मन्नादा ने एक इंटरव्यू में बोला, ओ कहते किशोर के साथ में गाना, बीच में महमूद साहब का आ जाना, और सब कुछ एक रिदम, एक ताल के बीच में। तो एक चतुर नार अपने ढंग का एक म्यारी गीत है। आपको मालूम है कि एक चतुर नार बड़ी होशियार, ये कोई नया गीत नहीं था, ये तो 40s में अशोक कुमार साहब ने एक फिल्म में गाया था, एक चतुर नार। तो वहां से कहीं राजेंद्र कृष्ण जी के ये शब्द याद आ गए, और अपने ढंग की जो मज़ाहिया फिल्मों में सरफहरिस्त रहती है, क्योंकि इससे पहले हमें बस वो 60s में प्यार किए जा याद आती है, और उसके बाद ये। तो ही वॉज ग्रेट। क्या धुनें बनाते थे। प्यार का मौसम, प्यार का मौसम के क्या गीत, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, ला रा 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 ला 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 ला। और दोनों से गवाया ये गीत, किशोर दा से भी और रफ़ी साहब से भी। ये अलग बात है कि इसमें इसके बाद किशोर दा का सिक्का चल गया रफ़ी साहब धुन में। कई लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब के बनवास के पीछे पंचम का हाथ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि रफ़ी साहब को वापस लाने के पीछे भी पंचम का हाथ है। वो गाना था ना, क्या हुआ तेरा वादा, या चांद मेरा दिल, क्या खूबसूरत गीत था। नेशनल अवार्ड मिला रफ़ी साहब को क्या हुआ तेरा वादा पे। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी कि जब रफ़ी साहब के लौटने का वक्त आया फिल्म इंडस्ट्री में वापस बनवास से, वो भी रुखसत हो गए 31 जुलाई 1980।
31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब, वरना तो अगर रह गए होते तो फिर उन्होंने वो ताज पहन लिया होता। तो एक बात जो मुझे हमेशा याद आती है, ऐसे होते हैं चैंपियन, ऐसे होते हैं म्यूजिशियंस, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग शुरू से ही, जैसे अली अकबर खान साहब के पास ये जाते थे, समता प्रसाद जी से तबला सीखते थे, हर इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते थे, लेकिन माउथ ऑर्गन इनका प्रिय। वो याद है ना आपको, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो ये जो गाना है इसमें माउथ ऑर्गन बज रहा है, तो एक यंग नौजवान टीनेजर वो बजा रहे हैं, पंचम दा खुद इसमें। तो वो 57-58 के ज़माने में भी वो म्यूज़िक को इतनी सीरियसली लेते थे, तो कितना अच्छा बजाया ना इसमें माउथ ऑर्गन। पूरा गाना ही जो हेमंत गा रहे हैं बर्मन दादा के संगीत में, वो इसी उस पे है, माउथ ऑर्गन उसका थीम है, उसका सिग्नल लेता है, वो सिग्नेचर बनता है उसका। हर म्यूज़िक डायरेक्टर यही मानता है कि आर.डी. बर्मन जैसा म्यूज़िक डायरेक्टर पहले कभी आया नहीं और दोबारा कभी आएगा नहीं। आर.डी. बर्मन का म्यूज़िक फ्रेश है, एक ताज़ा हवा का झोंका है। वो इनोवेशंस करते हैं, वो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बना लिए थे कि उनको कोई नाम भी नहीं दे पाया कि उन इंस्ट्रूमेंट को कोई क्या नाम दे। ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते, मतलब हैरत ये होती है कि वो जो गाना है चुरा लिया, के उसके शुरू में कांच के ग्लास के ऊपर हल्की हल्की चोट करके वो म्यूजिक दिया उन्होंने। अब अगर कभी उस गीत को सुनिएगा आप एकदम समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया, वो ट्रेडिशन में काम नहीं कर सकते थे, वो बंद के काम नहीं कर सकते। आशा भोसले जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, वो तो एक परिंदा था, उस परिंदे को कोई बांध सकता ही नहीं था। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि 27 जून को वो पैदा हुए थे, 27 जून 1939। तो जून जो होता है ना, कहते हैं कि जून में पैदा हुए जो होते हैं वो जेमिनी होते हैं, और जेमिनियंस के बारे में बहुत मशहूर है कि वो टिक नहीं सकते, चैन से तो वो बैठ ही नहीं सकते। एक अजीब किस्म की रेस्टलेसनेस, आप लोग अगर इसमें सन साइंस में यकीन करते हैं तो जेमिनी के बारे में पढ़ें, तो वो टिक नहीं सकते, वो रुक नहीं सकते, उनको चलते ही रहना होता है, परिंदे की तरह उड़ते रहते हैं जेमिनियंस। अब अगर आप सोचें कि भाई जेमिनियंस के बारे में इतना क्यों मुझे मालूम है, तो मैं खुद भी जेमिनी हूँ दरअसल। मैं ही कहाँ टिकता हूँ, तो मैं भी तो जेमिनी हूँ ना। तो जेमिनियंस को ये हुनर, या कह दीजिए कि ये श्राप किस्मत ने दिया हुआ था कि तुम टिक नहीं सकते, चैन से बैठ नहीं सकते। वही मैं कर रहा हूँ। अब मेरे लिए भी कोई भी दूर अब दूर नहीं रह गया, बस चलता रहता हूँ। अगर एक पल कश्मीर में हूँ तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि कन्याकुमारी पहुँच जाऊँ, हिमाचल में हूँ तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि मैं उत्तरांचल में आ जाऊँ, पांडिचेरी में हूँ तो गोवा तक जाना क्या मुश्किल है, मध्य प्रदेश से किसी भी दूसरे हिस्से में चलकर पहुँच जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो शायद इसके पीछे जो रेस्टलेसनेस है, उसमें चैन से नहीं बैठते थे, रात को जाग जाते थे, किसी वक्त किसी भी जगह बैठ के वो धुन बना सकते थे। वो अकेला संगीतकार है जिसे हम पंचम के नाम से जानते हैं। ये मेरी खिराज अकीदत है उस महान कलाकार को, और आज तक बयाने शहर में मैंने कभी 50 मिनट्स पार नहीं किए। 50 मिनट्स पे मैं राज कपूर साहब के बारे में बोला था 14 दिसंबर को, लेकिन आज तो मेरा रुकने को ही जी नहीं चाह रहा। कैन यू बिलीव इट कि मैं 12:30 बजे से लगातार बोल रहा हूँ। रात का वक्त है ये, रात के 12:30 बजे हैं, और अब ये 1:30 बजने जा रहा है। दैट मीन्स 1 घंटा लगभग पूरा होने जा रहा है और मेरा रुकने को मन नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसलिए भी बोले चला जा रहा हूँ कि देखिए, सब दोस्तों के लिए ज़रूरी नहीं कि इस 1 घंटे को वो सुने ही, लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूँ कि मेरे कुछ दोस्त इस बयाने शहर को बहुत पसंद करते हैं और वो इसको अलग अलग जगहों तक पहुँचा देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप सुनना चाहेंगे तो भी ठीक है, कम से कम उन दोस्तों को तो सुनना अच्छा लगता है जो बार बार मुझे कहते हैं कि बस ये बयाने शहर सुनकर के मन खुश होता है। जैसे अभी जफ़र साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे अमीर कारवां हैं, वो कह रहे थे कि हम अपना बाकायदा सुबह ही जो है तहसीन साहब के साथ बैठ करके, तहसीन साहबा के साथ बैठ कर सुनते हैं और लगा लेते हैं और इधर सुनते रहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राम नागराज साहब अर्ली मॉर्निंग वो बॉम्बे तक पहुँचा देते हैं, वो वहाँ पर शक्ति सामंत साहब के परिवार तक पहुँचा देते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। रूप कुमार राठौर साहब और उधर ललिता राठौर जी तक पहुंचा देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं कि इससे बस ये मेरा इनाम है अगर आप लोग इतने दिल से इसको। और हमारे राज साहब सुनते हैं, और उसके राज जनरल साहब उसकी एक एक चीज़ को बीच में से निकाल करके ला देते हैं कि ये अरे भाई आप ही लोगों के तो लिए है ये सब कुछ।
खुश रहिए। आज मैं उस महान कलाकार को खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और ये हो गया मेरा 1 घंटा लगभग पूरा। और मैं पंचम को मिस करता हूँ। मैं पंचम मीनिया का शिकार हूँ, ग्रसित हूँ उससे, और मुझे कोई इसमें बुराई नजर नहीं आती। लॉन्ग लिंक पंचम, आपकी लेगेसी तो हमेशा रहेगी। दुआएं, फिर एक भोर सुहानी, फिर वही जिंदगी की कहानी।